सो फ्रेंड्स, अगर मैं ये टर्म बोलूँ शॉपिंग, तो आपको क्या आएगा सबसे पहले दिमाग में? आई एम श्योर सबसे पहले आएगा ऑनलाइन शॉपिंग। एज ऑनलाइन शॉपिंग से ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ आज की डेट में कुछ नहीं। All you got to do is click and type for the product you want, and there are hundreds of options available to choose from. Different coupons, different discounts, different sites, different varieties and बहुत कुछ. Also payment के mode में भी काफ़ी varieties हैं. Like you can use credit debit card or cash on delivery, etc. So this is what is dominating the 21st century. Hey guys, welcome. I'm Shubhi Aluwalia, your business teaching buddy. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 5th चैप्टर, जो है Emerging Modes of Business. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ई-बिजनेस क्या होता है. अब हमें ये तो पता है कि एक कन्वेंशनल नॉर्मल बिजनेस क्या होता है. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद अ प्रॉफिट मोटिव, एंड यहाँ सेल एंड एक्सचेंज का प्रोसीजर रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए. तो ई बिजनेस क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट? ई बिजनेस में ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ऑनलाइन. It refers to conducting all the industrial and commercial activities through computer network, which is the internet, of course. It is a broad term. अब e-business में सारी की सारी इंडस्ट्रियल एज वेल एज कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है. अब ये ब्रॉड टर्म क्यों है? क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करता है. अब हम बात करेंगे ई-कॉमर्स की. It refers to conducting all the commercial activities through computer network, जो कि है हमारा इंटरनेट. These commercial activities include receiving information about the goods, placing an order, and receiving delivery and making the payment, etc. अब यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल सेल एंड एक्सचेंज का प्रोसीजर है, ये सब ऑनलाइन होता है. हम प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ही डिसाइड करते हैं, फिर हम उनका ऑर्डर भी ऑनलाइन ही प्लेस करते हैं. हमारी डिलीवरीज हमारे डोर स्टेप्स पे होती हैं, एंड देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग व्हेन द डिलीवरी इज़ अराइव्ड, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी. नहीं तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पहले ही पेमेंट की जा सकती है. सो ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज़, यानी कि ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़, दे कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑनलाइन and it is highly convenient. अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस की. अब जो स्कोप है वो हमें ऐसे पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे पार्टीज़ इन्वॉल्व के बारे में, यानी कि एक ई बिजनेस को कंडक्ट करते टाइम जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में पढ़ के. सबसे पहले है B2B कॉमर्स. इट इज़ दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच two firms or two business units make electronic transactions. अब यहाँ पे दो बिजनेस, B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस. तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस आपस में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, one company can be the producer firm and the other one can be the supplier firm. अब एक इनमें से हो सकती है कोई भी प्रोड्यूसर फर्म, यानी कि जो रॉ इनपुट यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे, और दूसरी हो सकती है सप्लायर फर्म, यानी कि जो इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करे. सेकेंड वी हैव B2C कॉमर्स. नाउ B2C स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कस्टमर्स या बिजनेस टू कंज्यूमर्स. इन दिस वन पार्टी इज अ फर्म and the other party is a customer. On one hand, a customer can seek information through internet about the products, place orders and make payments, and on the other hand, the firm can make a survey anytime to know who is buying and also can know the satisfaction level of the customers. अब ये जो B2C कॉमर्स है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टेक प्लेस करती हैं. जैसे कि एक कस्टमर अपने ऑर्डर्स प्लेस करता है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है, डिलीवरीज रिसीव करता है, एंड देन पेमेंट्स भी करता है. एंड ऑन दी अदर हैंड जो बिज़नेस, यानी कि जो बिज़नेस यूनिट है या कोई भी फर्म है, वो अपना सर्वे कंडक्ट कर सकती है कि कौन है, कितना ट्रैफिक है साइट पे, कितने लोगों ने ख़रीदा, क्या क्या सर्च कर रहे थे वो लोग,
एंड क्या वो सेटिस्फाई हो पाए या नहीं, या कैसे वो अपनी सर्विसेज को बेटर कर सकते हैं। अब है हमारे पास इंट्रा बी कॉमर्स, यानी कि विद इन बिजनेस कॉमर्स। अंडर इट द पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम बिजनेस। अब ये जो इंट्रा बी कॉमर्स है, इसमें दो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेम बिजनेस के। अब यहाँ पे दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपनी या फर्म में सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं होता, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड बहुत कुछ। अब यहाँ पे ये दो डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम फर्म या सेम बिजनेस transact with each other electronically. For example, through internet, it is possible for the marketing department to interact constantly with the production department and get the customized goods made as per the requirements of the customers. अब यहाँ पे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कॉन्स्टेंटली टच में है, वो कम्युनिकेट बहुत रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको आइडियाज़ मिलते रहेंगे कि कस्टमर्स एक्चुअली चाहते क्या हैं, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसी हिसाब से इन्फॉर्म कर सकता है एंड देन प्रॉपर गुड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। फोर्थ है हमारे पास C2C कॉमर्स। इसका फुल फॉर्म है कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, यानी कि यहाँ पे कस्टमर्स आपस में विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्ट करते हैं। नाउ अंडर इट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आर कस्टमर्स. It is required for the buying and selling of those goods for which there are no established markets. अब जो customers हैं वो आपस में भी ट्रांजैक्ट करना चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिस्टर ए है, उनके पास कोई पुरानी गाड़ी है, अब वो किसी फर्म या सेकेंड हैंड डीलर के पास जाएंगे तो उनको उसे बेचने के लिए वहाँ पे उसको कमीशन देनी पड़ेगी, काफ़ी पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा एंड क्या पता कितना टाइम लग जाए। सो यहाँ पे मिस्टर ए प्रेफर करेंगे डायरेक्टली कोई और कस्टमर ढूंढना, यानी कि कोई और इंडिविजुअल ढूंढना जो कि उनकी पुरानी गाड़ी लेना चाहे। सो दिस ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड C2C ट्रांजैक्शन, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर डायरेक्टली। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस की। अब हमने ये तो समझ लिया ई बिजनेस क्या है, पर उसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों है वो इतना पॉपुलर और ट्रेंडी। द फर्स्ट वन इज़ वर्ल्ड वाइड रीच। अब एक पर्सन किसी भी कॉर्नर से एक साइट को एक्सेस कर सकता है, वो अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकता है, ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है, कोई भी पर्टिकुलर डिलीवरी एड्रेस डाल सकता है एंड देन डिलीवरी रिसीव भी कर सकता है। सो हियर इज़ द ऑप्शन एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्ल्ड वाइड रीच. Now anyone across the globe can access the sites and can get the products they desire for. Second, we have elimination of middlemen. अब हमने पहले पढ़ा था मिडलमैन कौन होते हैं। मिडलमैन होते हैं हमारे होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। अब यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस में या ऑनलाइन किसी भी साइट को एक्सेस जब हम करते हैं तो हम डायरेक्टली डील करते हैं प्रोड्यूसर्स से। इन शॉर्ट, अ कस्टमर डील्स विद द प्रोड्यूसर डायरेक्टली एंड यहाँ से प्रोड्यूसर गुड्स अपने ट्रांसफ़र कर देता है कंज्यूमर को। सो यहाँ पे प्रोड्यूसर भी खुश, कंज्यूमर भी खुश, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं पे करने पड़े एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डिलीवरी चार्जेस विच आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। बाकी कोई भी सॉर्ट का एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं होती। द थर्ड वी हैव लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अब एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। आपको ऑन एंड ऑल चाहिए होता है इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप एंड डील करने का तरीका आना चाहिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो आपको एक प्रॉपर शोरूम चाहिए या एक प्रॉपर शॉप चाहिए जहाँ पे सारे आर्टिकल्स फाइनली अरेंज्ड हो, शॉप बहुत अच्छी हो ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। एब्सोल्युटली अ नो। यहाँ पे आपको चाहिए बस एक लैपटॉप, इंटरनेट एंड द वे यू गॉट टू डील विद थिंग्स। यहाँ पे आपको चाहिए लैपटॉप, इंटरनेट एंड अ वे ऑफ डीलिंग विद पीपल एंड थिंग्स। आपको बस ये इंश्योर करना है कि जो भी आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसकी डिलीवरीज डायरेक्टली एंड सही से कस्टमर्स तक हो जाए एंड देन योर बिजनेस इज ऑन द रन। द फोर्थ वी हैव ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स।
अब कोई भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अपनी साइट पे आपको वो प्रोडक्ट फिजिकली आपके पास होना ज़रूरी नहीं है. ऑल यू गॉट टू डू इज़ फीड इन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, फ़ोटोज़ डाल दी, प्राइस डाल दिया एंड सारी भी वाइटल इन्फॉर्मेशन जो कि एक कस्टमर को रिक्वायर्ड होगी वो सब डाल दिया. एंड देन इफ़ द कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर, आप डायरेक्टली अपने शिपर यानी कि वो पर्सन जो आपको सप्लाईज देता है या डायरेक्टली सप्लाईज करता है कस्टमर्स तक, उससे आपको डील करना है. एंड देन इट इज़ ऑल सॉर्टेड. आपको फिज़िकली कोई भी प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है. द फिफ्थ वन इज़ मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी. अब आज की डेट में हमें पता है हमारे रिसोर्सेज कितने वैल्यूएबल हैं, because they are non-renewable now. As हम उन्हें जुडिशियसली ना यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं डेट्रियोरेट कर चुके हैं. सो पेपरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना एक बहुत अच्छा कदम है टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. सो ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट्स अ सोसाइटी विच इज़ पेपरलेस, जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होती हैं एंड पेपर की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती. हम यहाँ पढ़ेंगे क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो प्री रिक्विजिट्स हैं एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. अब जैसा कि मैंने कहा था आपको चाहिए एक लैपटॉप, इंटरनेट एंड यू आर ऑल सेट टू गो. सो यहाँ हम देखते हैं डिटेल में कि हमें क्या क्या एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है. सबसे पहले है कंप्यूटर सिस्टम. एज आई टोल्ड यू, अ लैपटॉप और एनी अदर computer system. The presence of computer system is the first requirement of e-business. The computer can be linked with internet by just pressing a few keys. अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डीलिंग्स को डील करने के लिए. एंड देन व्हाट वी नीड इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते ही आपका बिजनेस कनेक्ट करता है दुनिया के सारे लोगों तक, यानी कि जितनी आपकी रीच है उतने सारे लोगों को इंटरनेट के थ्रू आप कवर कर सकते हैं. सेकेंड इज़ द इंटरनेट कनेक्शन. अब इंटरनेट कनेक्शन के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं. हाउ इंटरनेट कनेक्शन हेल्प्स अस, एज इट हेल्प्स टू कनेक्ट द साइट एंड द डीलर टू every customer available in the country or in the area of the reach of the particular dealer. Now, internet connection is very essential and nowadays we can get this facility by sitting at home. अब इंटरनेट फैसिलिटी के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास डेटा सर्विसेज का ऑप्शन घर पे ही अवेलेबल होता है. कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं. The third one is preparing a web page. अब अगर आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको इसके लिए एक स्पेशल वेब पेज चाहिएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करें ऑनलाइन स्टोर्स यानी कि ऑनलाइन साइट्स, लेट मी पिक मिंत्रा. नाउ मिंत्रा हैज़ इट्स ओन वेब पेज जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं लाइक फॉर मेन, वुमेन, किड्स एक्सेट्रा. एंड देन दे हैव देयर प्राइस रेंजेस, सेल चल रही है, कोई ऑफ है, आप कौन सा कूपन एंड डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एंड बहुत कुछ. एक वेब पेज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है. जब तक वो वेब पेज नहीं है तब तक कस्टमर्स आएंगे नहीं. ऑब्वियसली दे वोंट गेट टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन विदाउट अ वेब पेज. वेब पेज हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस इन द यूज़ ऑफ ई बिजनेस. जैसा कि मैंने आपको बताया, विदाउट वेब पेज कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होगी उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए. इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम पेज. Any product that is to be shown on internet is displayed on web page. अब जो हमारा वेब पेज है उस पर हर वो प्रोडक्ट और हर वो उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड हो सकती है कस्टमर के थ्रू, वो प्रोवाइड की जाती है डीलर के द्वारा. द फोर्थ प्री रिक्विजिट इज इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. E-business requires an effective telecommunication system in the form of telephone lines, etc. अब कई बार कस्टमर्स बात करना चाहते होते हैं सेलर्स से because they want to know anything, like they might be very much curious about what is the product quality, या actually में वही product आएगा, क्या हम trust कर सकते हैं. So sometimes people prefer to talk. And also customer services, यानी कि कोई भी query हो लोगों को,
या कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कस्टमर सर्विसेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। नाउ दिस शुड बी वर्किंग टू, ताकि कस्टमर्स को ऐसा ना लगे कि बस प्रोडक्ट खरीद लिया तो सामने वाले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। कोई भी क्वेरी या कोई भी ग्रीवियंस को सॉल्व करने के लिए एक इफ़ेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एक प्री रिक्विजिट है। अब हम बात करेंगे पेमेंट मैकेनिज्म की, यानी कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप पेमेंट्स कर सकते हैं जब आपने कोई भी चीज़ परचेज़ की हो तो। सबसे पहले है कैश ऑन डिलीवरी, द फेमस COD। कोई भी प्रोडक्ट खरीदो एंड COD पे क्लिक कर दो एंड देन यू पे व्हेन योर गुड हैज़ अराइव्ड। जब आपका सामान आप तक पहुंच जाता है तब आप पेमेंट करते हैं। मोस्टली पीपल प्रेफर COD, बट हर टाइम COD का ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो पाता। सेकेंड वी हैव नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को यूज़ करके डायरेक्टली वेंडर के अकाउंट में कस्टमर्स पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। थर्ड इज क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। नाउ a person can transfer money or make payments for the goods he has purchased using the debit or the credit card. Now we are going to talk about security and safety of e-transactions. अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को सेफ कैसे बनाया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होगी। सबसे पहले है कंफर्मिंग द डिटेल्स बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। The customer is required to furnish the details such as credit card number, card issuer, card validity, etc. अब ये सारी चीज़ें यानी कि वाइटल इंफॉर्मेशंस को बहुत सेफली इनपुट करना पड़ता है, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स दैट द साइट माइट हैव बीन हैक्ड, और अगर वो हैक हो गई है तो आपकी डिटेल्स चोरी भी हो सकती हैं एंड देन यू विल हैव टू फेस क्वाइट अ लॉस। इसलिए सबसे पहले कोई भी पेमेंट करने के लिए कंफर्म करना चाहिए कि क्या क्या डिटेल्स वो मांग रहे हैं और क्या वो सेफ़ रहेगा। एंड हमेशा जब भी आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करें तो यू मस्ट इंश्योर दैट इट इज़ अ क्वाइट फेमस एंड पॉपुलर साइट, क्योंकि ऐसी जो फेमस और बड़ी साइट्स होती हैं ये जनरली इनफैक्ट 99% यहाँ पे कोई फ्रॉडुलेंट का केस नहीं बनता, बिकॉज देयर रेप्यूटेशन इज़ टू बिग टू हैम्पर। सेकेंड, एक कस्टमर को इंश्योर करना चाहिए कि उसके पास एंटीवायरस प्रोग्राम्स हों। इनफैक्ट सिर्फ कस्टमर को ही नहीं, इवन द डीलर मस्ट इंश्योर कि उसके पास एंटीवायरस हो। Installing and timely updating antivirus programs provides protection to data files, folders and system from virus attacks. अब वायरस अगर अटैक करे तो काफ़ी सारा डेटा लॉस हो सकता है, यानी कि काफ़ी सारा डेटा करप्ट हो सकता है, फाइल्स डैमेज हो सकती हैं एंड काफ़ी सारी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए एंटीवायरस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट उसका टाइमली अपडेट होना, रिन्यू होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। Third is cybercrime cells. Government may set up special crime cells to look into the cases of hacking and take necessary action against the hackers. अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होता है। Government needs to set up special crime cells so that they can look into the activities and ensure कि कोई भी हैकिंग की एक्टिविटी नहीं हो रही है। एंड इस चीज़ को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं कौन? हेल्प करते हैं हम कस्टमर्स, क्योंकि अगर हमारे साथ बाई चांस ऐसा कुछ हुआ है तो हमें उसकी फ़ौरन कंप्लेन करनी चाहिए। आफ्टर वी कंप्लेन इट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर द पुलिस टू टेक एन एक्शन। अब हमारा टॉपिक है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि BPO। इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग सम सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन बिजनेस सक्सेसफुली in cost-effective manner and also to have benefit of specialization. अब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी बड़ी फर्म्स या मिडिल टू लार्ज फर्म्स ये BPO को अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो टू टेक द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड टू रन देयर बिजनेस इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, यानी कि कम से कम खर्चे में मैक्सिमम फ़ायदा देखना। सो यहाँ पे वो ये BPO सर्विसेज यूज़ करती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ तो कॉल सेंटर्स जो होते हैं यहाँ पे बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है। ये यूज़ करते हैं उन लोगों को
in order to market their products. अब आपने कभी ना कभी परेशान होके किसी ना किसी कॉल सेंटर वाले को तो ब्लॉक किया होगा ही, because what they do is they try to sell the product, they tell you about what it is, it could be anything, right? Sometimes it is for the credit cards, sometimes it is for the loans, sometimes it is for the products they want to market, so they get paid to do that. अब यहाँ पे जो सर्विसेज मिल रही हैं वो मिल रही हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि जो लोग ये बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते, एंड देन इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस इन a cost effective manner, of course, and to take the benefit of specialization. अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ तो, if Reliance Industries Limited wants to advertise its Vimal brand of clothing, it may appoint Anmol Advertising Company to design, prepare and release advertisements on its behalf. अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक फिक्शनल एग्जांपल है. यहाँ पे आई एम नॉट रियली श्योर इफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैज़ अ विमल ब्रांड, आई डोंट थिंक सो. सो यहाँ पे क्या होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपना कोई पर्टिकुलर ब्रांड अगर एडवर्टाइज़ करना चाह रही है तो वो किसी और कंपनी को, यानी कि कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है अनमोल एडवर्टाइजिंग कंपनी का, तो वो उनको काम देगी ताकि वो डिज़ाइन करे एंड प्रॉपरली प्रिपेयर करे, स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करे कि कैसे एडवर्टाइजमेंट होगी एंड कैसे मैक्सिमम पब्लिक को अट्रैक्ट किया जा सकता है. अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बीपीओ, यानी कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के. सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो सर्विसेज हैं जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ये लोग पार्ट नहीं होते उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का. ये इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं या इनकी अपनी कोई बीपीओ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या उनका कोई भी फर्म होता है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं. सेकेंड इज स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. अब ये फर्म्स या ये इंडिविजुअल्स ट्रेंड होते हैं यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. अब मान लीजिए किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी को जैसे कि हमारा एग्जांपल था विमल ब्रांड को एडवर्टाइज करने के लिए दिया गया, तो वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो स्पेशलाइज्ड होंगे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की फील्ड में, ताकि वो प्रॉपर स्ट्रैटेजीज डेवलप कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ. तो ये सारी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर पाते हैं बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट्स. नाउ थर्ड वी हैव इज चीपर सोर्स ऑफ सर्विस. अब बीपीओ हैज़ प्रूव्ड टू बी अ चीपर सोर्स ऑफ सर्विस. अब कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक अपना डिपार्टमेंट क्रिएट करे स्पेशली एक पर्टिकुलर टाइप की सर्विस के लिए, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, और अगर वो यहाँ पे आउटसोर्सिंग करे यानी कि बाहर से सर्विसेज ले तो वो कंपैरेटिवली चीपर एंड इफेक्टिव प्रूव होता है. फोर्थ इज इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूज़र्स. अब यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, जो यूज़ करते हैं उनकी एंड जो वर्क करते हैं उनकी भी. कहीं ना कहीं दिस बेनिफिट्स ऑल एंड ऑल्सो बीपीओ इंक्रीजेज द एम्प्लॉयमेंट लेवल. एम्प्लॉयमेंट की रेट, एम्प्लॉयमेंट की अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है बीपीओ की वजह से. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नीड ऑफ बीपीओ. हमें बीपीओ की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज. अब क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो इनकी सर्विसेज का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, तो हमारे बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा होगा. सेकेंड इज़ अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विस. अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना यानी कि एक डिपार्टमेंट को सेटअप करना, एम्प्लॉयज़ रखना, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी महंगा साबित होता है. तो यहाँ पे एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को सेव किया जाता है, क्योंकि ऑल दैट बिजनेस इज़ गॉट टू डू इज़ प्रोवाइड द वर्क एंड देन पे अकॉर्डिंग टू द वर्क डन. तो यहाँ पे उसको एम्प्लॉयमेंट का चक्कर नहीं है, लाइक अपॉइंटमेंट्स नहीं देनी पड़ती, प्रॉपर सेटअप नहीं चाहिए, एक ऑफिस नहीं चाहिए, एंड यहाँ पे काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है. थर्ड इज़ स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस.
अब आपने आउटसोर्सिंग कर दी, आपने काम पकड़ा दिया, वो लोग अपना काम खुद करेंगे, तो यहाँ पे आपके पर्टिकुलर बिजनेस को कोई भी हिंड्रेंस या कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती। अगर बाई चांस कोई भी दिक्कत आती है तो वो BPO सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि वो इंडिविजुअल फर्म जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो खुद मैनेज करेगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ BPO, यानी कि कौन कौन सी टाइप्स की वो सर्विसेज हैं जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल सर्विसेज। These services mean those outside services which help the company in some way or another in the management of finances. अब कई बार फाइनेंशियल सर्विसेज को भी ऑब्टेन किया जा सकता है BPO को यूज़ करके। यहाँ पे मैनेजमेंट और फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं ये सर्विस प्रोवाइडर्स। नाउ वी हैव एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अब BPO में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली सर्विसेज ये एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ही होती हैं। एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर्स को पता कैसे चलेगा कि क्या प्रोडक्ट है, क्या टाइप है प्रोडक्ट का, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो क्या काम करता है और वो कैसे यूज़फुल होगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है इन्फॉर्म करना लोगों को। If this service is obtained from outside agency, it will cost less and the quality of advertisement will be good. अब अगर यहाँ पे आउटसोर्सिंग की जाए तो गुड क्वालिटी एड्स या गुड क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट होगी एंड कॉस्ट भी कम ही पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना विमल प्रोजेक्ट एडवर्टाइज करने के लिए दिया तो उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दिया जिसका नाम हमने लिखा था अनमोल लिमिटेड। तो अब वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो एडवर्टाइजमेंट्स में डील करता है, वो काफ़ी क्रिएटिव होंगे और उनका काम भी काफ़ी अच्छा होगा। देन वी हैव courier services. Now these services means delivering goods, documents, parcels from company to customers और vice versa. अब यहाँ पे जो डिलीवरी का काम है, ऑर्डर तो प्लेस हो गया, ऑर्डर ले भी लिया, अब डिलीवरी करना भी एक काफ़ी हेक्टिक काम होता है। प्रॉपरली इंश्योर करना कि कस्टमर को प्रॉपर पैकिंग में डिलीवरीज मिले एंड ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी करता है बिकॉज लोगों को सैलरीज देनी है, एक्सपेंसेस देने हैं, पेट्रोल का खर्चा एंड बहुत कुछ। तो बेस्ट यही रहता है कि यहाँ करियर सर्विसेज को आउटसोर्स किया जाए कि जो भी करियर सर्विंग कंपनीज़ हैं जैसे कि ई-कार्ट हो गया या DTDC हो गया, ये करियर सर्विसेज हैं, इनको आप अपना प्रोजेक्ट दे दो, आउटसोर्सिंग कर दो एंड देन दिस विल कॉस्ट यू लेस एंड दे विल ऑल्सो इंश्योर प्रॉपर डिलीवरीज। नेक्स्ट वी हैव कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि कस्टमर्स की कोई भी ग्रीवेंसेस या क्वेरीज को सॉल्व करने वाली सर्विसेज। These services means delivering goods to customers and to give after-sale services also. Generally, the manufacturers of TV, fridge, AC, etc. use these services. अब कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं एक कस्टमर के लिए बिकॉज कभी ना कभी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेरी आ सकती है या प्रोडक्ट में कोई दिक्कत भी आ सकती है, तो वो इन्फॉर्म किसको करे, वो कैसे बात करे डीलर से, तब वो डायरेक्टली डीलर से तो बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना जैसे कि कोई भी क्वेरी या ग्रीवेंस को सॉल्व करना, मैकेनिक्स को भेजना, इन सब चीज़ों में काम करती हैं। दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सेलर एंड द कस्टमर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि KPO. KPO refers to obtaining high-end knowledge from outside the organization in order to run the business successfully and in cost-effective manner. अब यहाँ पे high-end knowledge services को obtain किया जाता है, specialized knowledge, analytical skills, इन सबको ऑब्टेन किया जाता है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होते हैं एक बिजनेस को सक्सेसफुली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में रन करने के लिए। अनलाइक कन्वेंशनल BPO वेयर द फोकस इज ऑन प्रोसेस एक्सपर्टाइज, इन KPO द फोकस इज ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज। अब जो KPO होता है यहाँ पे नॉलेज को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है प्रोसेस से,
ऑन दी अदर हैंड BPO में प्रोसेस यानी कि प्रोसीजर को कंप्लीट करने को ज़्यादा वेटेज और इम्पोर्टेंस दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल KPO सर्विसेज इन एनिमेशन एंड डिज़ाइन, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा. अब यहाँ पे एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है. डिज़ाइन करना, एनिमेशन करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता. इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द पीपल हैव प्रॉपर नॉलेज एंड दे आर स्किल्ड सो दैट दे कैन प्रोवाइड good amount of services. It is important that the people are skilled and they have specialized knowledge so that they can provide high quality of services. अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ KPO की, यानी कि क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के. सबसे पहले है इट इज़ द अपवर्ड शिफ्ट ऑफ BPO. अब लेवल्स में अगर देखा जाए तो BPO और उसके ऊपर आता है KPO, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है और ये प्रोसेस बेस्ड. सेकेंड वी हैव इट फोकसेस ऑन नॉलेज एक्सपर्टीज इंस्टेड ऑफ प्रोसेस एक्सपर्टीज. अब जैसा कि हमने पढ़ा कि जो BPO है वो फोकस करता है नॉलेज एक्सपर्टीज़ पे और जो KPO है वो फोकस करता है नॉलेज एक्सपर्टीज़ पे. तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है. आप सिर्फ ये नहीं समझ सकते कि B की जगह K लिखा है तो कोई डिफरेंस कुछ खास हुआ नहीं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. थर्ड वी हैव इट हैज़ नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस टू रीच अ कंक्लूजन. अब यहाँ पे जो भी रिसर्च की जाती हैं या कोई भी एक्सपर्टाइज सर्विस दी जाती है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी प्री डिटरमाइंड प्रोसेस नहीं है. हर चीज़ फ्रॉम द स्टार्ट एंड फ्रॉम फ्रेश ही करनी पड़ती है. द लास्ट वी हैव इट ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव करियर पाथ फॉर द एजुकेटेड. अब क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है तो अगर कोई भी इंसान एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो ये उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव करियर पाथ है. विद दिस गाइस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड. इट वाज क्वाइट अ शॉर्ट एंड अ स्वीट चैप्टर. From the exam point of view, it does not have much of weightage. So do not get confused and be burdened with it. It's quite easy as you can relate it to our everyday surroundings. Online business की ही तो बात है, and also the important topic is BPO and KPO. And it is very important to understand their difference. Thank you so much. Until next time, keep revising.